नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरी टीम रामानुजन टीम की धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। सचमुच हृदय से आप सभी का जो है आभार। हमारा स्वास्थ्य जो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस शरीर के स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी जो है भोजन है, जिसके विषय में और साथ साथ अपने शरीर के विषय में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। भोजन यदि प्राणदाता है तो वह मारने वाला भी है। संस्कृत के शब्द अन्न से इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। अन्न शब्द जो है अद धातु से निकला है और इसका अर्थ होता है खाना, यानी कि खाना जो दूसरों के द्वारा खाया जाए या खाना दूसरों को खाना। इस बात को और अच्छे से समझते हैं जब हम प्राकृतिक भोजन का सेवन करते हैं और मुंह के भीतर भोजन जाने के बाद बहुत सारे रासायनिक क्रियाओं और गतिविधियों से होकर जब वो पोषक तत्व हमारे भीतर अवशोषित होते हैं और वह भोजन एक तरह से हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, आत्मसात हो जाता है वह भोजन, तो उसे भोजन खाना कहते हैं। लेकिन यदि हम अनुचित भोजन का सेवन करते हैं और अपनी आदतों को प्रकृति के विरुद्ध बनाए रखते हैं, तो जो भोजन हम खाते हैं उसे हमारी जीवनी शक्ति ठीक से पचा नहीं पाती, तो अनपचा भोजन हमारे शरीर में पड़ा रहता है। साथ साथ मल का निष्कासन हमारे विकार रहते हुए हमारी जीवनी शक्ति पूरी तरह से मल का निष्कासन भी नहीं कर पाती, तो वो विकार और इसके साथ साथ दवाइयों के रूप में जो विभिन्न जो विष हैं हमारे भीतर जाते हैं, वो दशकों तक विकार की तरह हमारे शरीर में बने रहते हैं और ये विकार इसके द्वारा हमारे शरीर का खाना, यानी कि ये जो विकार है हमारे शरीर को खाता है। कैसे? हमारे शरीर के अंगों को जब विकार के सम्मुख आते हैं तो उनके भीतर विघटन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए भोजन के बारे में, अन्न के बारे में हमें बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। अब भोजन के विषय में, भोजन के कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहले वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है दवाइयों को छोड़कर और जिनसे हमारा शरीर बनता है, पनपता है, परिपक्व होता है और परिवर्धित होता है और क्षतिपूर्ति होती है और शरीर से जिसका स्वास्थ्य बनता है, जीवन यापन होता है, वही वास्तव में हमारा आहार है। अब आहार या भोजन के कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले भोजन के विभिन्न कार्य हैं, जैसे शारीरिक कार्य और साथ साथ हमारे मनोवैज्ञानिक कार्य जो भोजन के पोषक तत्वों पर आधारित है और साथ ही साथ भोजन के सामाजिक कार्य। तो सबसे पहले जो शारीरिक कार्य में हम बात करेंगे, ऊर्जा प्रदान करना। जीवन पर्यंत जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो चलना, बैठना, उठना, अपने विभिन्न कार्य संपन्न करना, इन सभी में ऊर्जा लगती है और जिन कार्यों का हमें आभास भी नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना, सांसों का चलना, हमारी आंतों का सिकुड़ना और फैलना, तो इन सब क्रियाओं में ऊर्जा की मात्रा ज़रूरी होती है। इन सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा जो है हमें भोजन के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से उपलब्ध होते हैं। इनके अलावा जो है भोजन के पोषक तत्वों का काम जो है शरीर के विकास को करना है। शरीर परिवर्धन में और विकास में भोजन के पोषक तत्वों का बहुत महत्व है। जब हमारे सभी कोशिका अपने बढ़ते हैं
तो उसके साथ साथ जो है उनका विकास होता है, परिवर्धन होता है। तो इसे तो जो है शरीर के निर्माण की क्रिया बोला जाता है। और साथ साथ जो कोशिकाएं जब अपना छीजन होती है तो उनकी समाप्ति कर नए कोशिकाओं को स्थान दिया जाता है। तो इस क्रिया को जो है कोशिका के निर्माण और उसके जो विकास की और निर्मित करने की और छीजन पूर्ति, क्षति पूर्ति करने का जो है कार्य कुछ पोषक तत्व करते हैं। रक्षात्मक कार्य जो भोजन के हैं उसमें जो है जैसे संक्रमण से बचना। रक्षात्मक कार्यों में किसी भी संक्रमण से बचाव के लायक हमारे शरीर को इतना जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पोषक तत्वों द्वारा बढ़ाई जाती है ताकि कोई भी बाहर का जो संक्रमण है हमारे भीतर रोग पैदा ना कर सके। इसके अलावा जो है भोजन के पोषक तत्वों का जो कार्य है वो है शरीर के विभिन्न जो कार्यकलाप हैं उनको सुचारू रूप से संपादित व क्रियान्वित करना। इसे जो है नियमन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे हमारे शरीर का तापमान है वो एक निर्धारित 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित किया जाता है। और ये नियमन जो है ये हमारे भोजन के पोषक तत्वों द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसके साथ साथ जो भोजन के सामाजिक कार्य हैं, तो मानव एक जो है सामाजिक प्राणी है। जब हम अपना भोजन प्रियजनों के साथ हम बैठकर खाते हैं तो हमारे और उनके जो अनेक जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं तथा आपस में भाईचारा बढ़ता है। तो भोजन का जो है हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ यदि हम मनोवैज्ञानिक बात करें भोजन के कार्यों में, तो जब एक माँ प्यार से दुलार से अपने बच्चे को पुचकारती हुई उसे उसके भोजन कराती है तो उससे जो है उन दोनों का जो है सौहार्द जो है वो बढ़ता है। और इससे जो है जिसे कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। इसके साथ साथ हमारा जो है सामाजिक कार्य जो है सामाजिक के मनोवैज्ञानिक के अलावा जो हमारा विभिन्न भोजन के साथ साथ जुड़े हुए जैसे हमारे विभिन्न त्योहार हैं, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे उल्लास और खुशी के पर्व आते हैं, जैसे किसी का जन्म होना या किसी का विवाह संपन्न होना। तो ऐसे समय पर या विभिन्न त्योहारों पर विशिष्ट प्रकार के भोजनों द्वारा हम अपने खुशी की अभिव्यक्ति करते हैं और अपने सहजनों के साथ सहभोज करके उस भोजन के द्वारा ही हमारे जो है उत्साह की, उल्लास की, खुशी की अभिव्यक्ति होती है। भोजन और भोजन के कार्यों के बाद यदि पोषण की बात करें तो पोषण विज्ञान की वह शाखा है जो मुंह में खाना डालने से लेकर विभिन्न रसों के स्राव, पाचन विधि, उसके बाद अवशोषण की क्रिया और विभिन्न रसायनों का आपस में तालमेल तथा जिन रसायनों के द्वारा हमारे शरीर में गया हुआ भोजन पचता है, अवशोषित होता है, तो इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही इस पोषण के विज्ञान की अध्ययन का विषय है। आधुनिक परिवेश में भोजन और पोषण की बात करें तो डॉक्टर मैक्रिसन के कथनानुसार हुंजा घाटी के निवासी स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं क्योंकि वे सजीव खाद्य द्वारा उत्पन्न खाद्य, विशेषकर फल, हरी सब्जियां, अन्न कण पर ही ज़्यादा रहते हैं। प्राचीन काल के मानव इतिहास से पता चलता है कि मानव का आहार प्राकृतिक था और वह प्रकृति के निकट रहने से ही पूर्ण निरोगी व दीर्घजीवी था। परंतु बाद में कृत्रिम सभ्यता के फैलने से आग के संपर्क में आकर आहार को पकाकर और तल भूनकर खाने लगा।
मध्यकाल के अंधकार युग में भारत पर विदेशी आक्रमणों ने यहाँ के प्राकृतिक जीवन, वैदिक सभ्यता और प्राकृतिक आहार पर बड़ी चोट पहुंचाई। वे अपने साथ बड़े बड़े पकवान बनाने और तलने भूनने की कला लाए, जिसको देखकर यहाँ के स्वाद लोलुपों एवं भोजन भट्टों ने कच्चा खाना और भोजन में आग पर पकाए हुए दाल चावल और पक्का भोजन में घी तली पूरी, कचौरी, मालपुआ आदि व्यंजन बनाने शुरू किए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने तो खाद्य को और भी अधिक अप्राकृतिक एवं विकृत करना शुरू कर दिया। कई बार के मिर्च मसालों से युक्त एवं मैदे चीनी की बनी वस्तुएं, डब्बों में बंद खाद्य पदार्थ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिनका वास्तविक रूप बिगड़कर अन्य रसायन का मिश्रण किया जाता है। आज का मानव नहीं जानता कि प्राकृतिक आहार, अपक्वाहार तैयार करने में बहुत ही कम झंझट करना पड़ता है, जिससे समय, धन, श्रम और खाद्य की बचत होती है। आज पूरे समाज में जंक फूड, फास्ट फूड इसका ही बोलबाला है। बाहर खाना तो जैसे एक फैशन स्टेटमेंट जिसे कहना चाहिए बन गई है। आज के बच्चों को उनके दिमागों पर आज के एड मीडिया, प्रिंट मीडिया में इन सभी रेस्टोरेंट्स इत्यादि में जो खाने का चलन चल पड़ा है, तो बच्चों को घर का ना खाकर बाहर की ओर ही बार बार खाने का मन ललायित होता है। वे ये नहीं जानते कि इन पदार्थों में पोषक तत्व तो मानो ख़त्म ही हो चुके होते हैं, क्योंकि इन्हें बाज़ार के भोजन में बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रोसेसेस से गुजारना पड़ता है, जिसमें और साथ साथ उनको अधिक देर तक, जिसे कहते हैं कि सुंदर दिखाई दे, तो उस पर बहुत सारे जो है रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। इस प्रकार के भोजन द्वारा आज जो है हमारे सभी बच्चे, युवा घर से बाहर जितने भी पढ़ने के लिए जाते हैं, और बीच में और कई बच्चे तो अपने प्रांत और अपने देश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में, तो उन्हें बाहर से ही खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और मजबूरन उन्हें बाज़ार का पका खाना जब वे खाते हैं तो निरंतर इस प्रकार से मिलावटी और जिसे कहते हैं अप्राकृतिक भोजन करते करते कई बार उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे इस प्रकार के भोजन का चलन बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे घर के बने हुए खाने, जो लोग खाना घर का खा सकते हैं, घर से दूर नहीं है, उन बच्चों को, उन युवाओं को, जिसे कहते हैं कन्याओं को और बालकों को आजकल मानो घर का खाना खाना जो है अधिक जो बढ़िया नहीं लगता, बल्कि ज़्यादा से बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि एडवर्टीज़मेंट देखकर वो इतने प्रभावित होते हैं उन भोजनों के प्रति, और वह घर का ना खाकर बाहर ही खाना चाहते हैं। और जानते हैं ये तले भुने भोजन जो है वह मृत हो जाते हैं, उनसे शरीर के जो कोश आदि बनते हैं वे भी मृत सम होते हैं और जीवन शक्ति पर भार बने रहते हैं, जिससे शरीर रोगी बन जाता है। आग के संपर्क से और मसाले आदि मिलाने से खाद्य पदार्थों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और जब इनका सेवन किया जाता है तो केवल 1/4 पोषण और 3/4 विजातीय द्रव्य ही मिलता है। डॉक्टर केलॉग के अनुसार, जो एक महान प्राकृतिक चिकित्सक थे, वृक्षों के लिए जैसे जमीन होती है, शरीर के लिए वैसे ही भोजन। निर्मजीन जो है, जो मरा हुआ भोजन अगर हम करें, निर्जीव रस पाचन प्रणाली में वैसा ही रस बनेगा जो निर्जीव होगा, और निर्जीव रस जो आंतों द्वारा चूसा जाएगा आत्मसात होकर, तो निर्जीव और रोगी शरीर की ही रचना होगी। और ऐसे भोजन के साथ हम स्वस्थ शरीर की कल्पना कैसे कर सकते हैं, और निरोगी होना तो भूल ही जाइए। मिर्च मसालों से युक्त भोजन निर्जीव और अहितकर है। ये उत्तेजक तो है ही, और साथ साथ
हमारे भीतर पाचक रस भी घटाता है। अब पाचक रस जब घटते हैं, इसके परिणाम स्वरूप मंदाग्नि, कब्ज और कई रोग जो है हमारे शरीर को आ घेरते हैं और धीरे धीरे शरीर के अन्य विशेषकर जिसे कहते हैं जिगर, गुर्दे और धीरे धीरे हृदय, ऐसे हमारे महत्वपूर्ण अंग जो है नष्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए बाज़ार का भोजन, और ये आजकल इतना इसका प्रचलन हो गया है कि अब इसी के फलस्वरूप हमारे देश में जो युवा हैं, युवा कन्याएं हैं या युवा बालक हैं, उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। लड़कियां इतनी कमज़ोर रहती हैं कि माता बनने के बिल्कुल योग्य नहीं रहती। बहुत से गर्भ नष्ट हो जाते हैं। लड़के अच्छी तरह बढ़ नहीं पाते। पूरे जवान होने के पहले ही वे बूढ़े होने लगते हैं। समय के पहले बुढ़ापा तो मानो मामूली बात है। टीबी के शिकार होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोगों की सूची में नित नए नाम दर्ज किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की खोज, मेहनत और तरह तरह की दवाइयों के प्रयोग से भी ना तो रोग निर्मूल हो रहा है और ना जनता की तंदुरुस्ती में उन्नति है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य का स्तर जो है दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा है। और इसका और देखिए कि आज हमारे बीच में हर, जिसे कहते हैं मैगज़ीन में, हर अखबार में, हर टीवी में, रेडियो में तरह तरह के हमारे भोजन के संबंध में कितनी विभिन्न जानकारियां हमें मिलती हैं। और जो पुस्तकें स्वास्थ्य, पोषण और भोजन पर लिखी जाती हैं, उनकी तो बिक्री इतनी ज़बरदस्त होती है कि लोग मानो उनको निरंतर पढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक इंटरनेट से जो है जानकारी उपलब्ध करने का है, तो वो इतना आसान ज़रिया बन गया है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकता है। इतनी सारी जानकारी चारों तरफ, मानो हमारे पास किसी भी प्रकार की, किसी भी विषय में किसी भी जानकारी की कमी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि हमें अपने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए किस तरह से किन बातों का पालन करना है, और या फिर हम उनका पालन कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नए नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो क्या उससे रोगों में कमी आई है? रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। या मैं तो ये कहूँगी कि आज की हमारी जो सामाजिक स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, वैज्ञानिकीकरण होने के बाद जो है, तरक्की होने के और इतने जो शोधकर्ताओं ने शोध करे हैं हमारे भोजन और पोषण को लेकर, किंतु हमारे समाज में रोगियों की स्थिति में तो गिरावट आती ही जा रही है। रोगों की संख्या, हमारे शरीर में स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। रोगों की संख्या, रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो क्या इसका कोई कारण नहीं है? क्या इसका कोई हल नहीं है? इसका आज अगर हम अपने आप से पूछें कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, तो इसका एक ही उत्तर मिलेगा कि हमें अपने भीतर की दिव्यता पर अधिक विश्वास करना सीखना होगा। ये ईश्वर जो है दिव्य है, ईश्वरीय है, और स्वस्थ रहना ही सरल है और स्वाभाविक अवस्था है। हमारे भीतर ये दिव्यता होने के बावजूद भी हम बाहर देखते हैं कि हमें दवाइयों से, किसी चीज़ों के द्वारा हमें अपने रोगों को रोकने की क्षमता प्राप्त हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज यदि हम रोगी हैं
या विभिन्न रोगों से पीड़ित हमारा जीवन यापन हो रहा है, तो आखिर वो किस वजह से हो रहा है? वो हमारी ही गलतियों की वजह से, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को भूल से गए हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करना भूल गए हैं, उन पर चलना भूल गए हैं। जानते समझते बूझते भी हम उन पर चलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम यूं ही कुछ भी ऊट पटांग खाते रहें, बस हमें कोई चूर्ण या कोई औषधि दे दे जिससे हमें कुछ न करना पड़े और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन यदि हमें इस समस्या का समाधान करना है तो हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी को अपने हाथों में लेना पड़ेगा, और उसका एक ही मूल मंत्र है कि प्रकृति की शरण में जाना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार और पोषण का कितना महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि आहार ही औषधि है। माँ के गर्भ में जब बच्चा पलित पोषित होता है तो वो आहार द्वारा ही उसका जो है शरीर का निर्माण होता है, और धीरे धीरे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम इतनी बड़ी काया लेकर बन जाते हैं। तो ये अगर हम शरीर को रूपांतरित भोजन कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए भोजन पहली सीढ़ी है। यदि आप समझते हैं कि मल से लदे हुए विकार युक्त शरीर में शुद्ध विचार हो सकते हैं तो आप भ्रम में हैं। किसी भी चिकित्सा के अंतर्गत यदि भोजन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो इलाज अधूरा है। चाहे आप प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी, किसी भी चिकित्सा पद्धति से आप इलाज क्यों ना कर रहे हों, यदि उस इलाज का पूरा फ़ायदा आपको चाहिए तो आपको भोजन में सुधार करना ही होगा। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से एक ईंट और गारे की बनी हुई दीवार जब टूटती है तो उसका जो मरम्मत है वह ईंट और गारे और सीमेंट से ही होता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भोजन द्वारा निर्मित है। तो जब इसमें रोग आते हैं तो वह भोजन द्वारा ही हम उसे सही कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा में छोटे से छोटा रोग, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो ये सिद्धांत बहुत समझना आवश्यक है प्राकृतिक चिकित्सा में कि रोगों का मूल कारण जो है शरीर में विजातीय द्रव्य का होना। अब ये विजातीय द्रव्य यूँ तो हमारी जीवनी शक्ति जो है निरंतर कार्यरत रहती है 4 निष्कासक अंगों द्वारा इस मल का निष्कासन करने में। जैसे हमारी आंतें हैं वो शौच के रूप में सारा विकार निकालती हैं, हमारे गुर्दे जो हैं पेशाब के रूप में विजातीय द्रव्य बाहर निकालते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे प्रश्वास द्वारा बाहर फेंकते हैं, और हमारी त्वचा जो सबसे बड़ा निष्कासक अंग है अपने रोम छिद्रों द्वारा, पसीनों द्वारा हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य को बाहर फेंकती है। ये प्रक्रिया हमारी विजातीय द्रव्य का निष्कासन हमारी जीवनी शक्ति निरंतर करती रहती है। किंतु जब ये विकारों का जमावड़ा जो है निष्कासन से अधिक हो जाता है तो हमारी जीवनी शक्ति असाधारण प्रयोग करके, जैसे कि शरीर का तापमान बढ़ाकर, जिसे हम बुखार कहते हैं, या जब हम अनुचित वस्तु खा लेते हैं तो उल्टी या दस्त लगाकर हमारी जीवनी शक्ति उस शरीर से हमारा मल या विकार अनुचित जो हमारे द्वारा खाया गया है उसे निकालने का प्रयास करती है। अज्ञानतावश हम क्या करते हैं, दवाइयों द्वारा इस जो व्यवधान में बाधा डालते हैं। अब वो जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है दवाइयों द्वारा सब रुक जाती है, जो विकार हैं सप्रेस हो जाते हैं, और आगे चल के जो तीव्र रोग है वो दीर्घ रोग बन जाते हैं।
तो यहाँ जो समझने की बात ये है कि जो तीव्र रोग हैं वो हमारी प्रकृति का एक प्रयास है या सफल चेष्टाएं हैं हमारे शरीर को स्वच्छ निर्मल करके हमें रोग मुक्त करने की। तो यहाँ हमें प्रकृति का साथ देना है। किस प्रकार से? उचित भोजन करके। यदि मैं तीव्र रोग की बात करूं तो जैसे ही पहला आवेग, जिस तरह से अगर हमें बुखार, उल्टी, दस्त या डायरिया या फोड़े फुंसी, कोई भी ऐसा रोग आता है तो तुरंत हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए। भोजन का त्याग करके केवल लिक्विड डाइट यानी कि तरल पदार्थ, चाहे वह मौसमी संतरे का जूस, नींबू पानी, हर 2-2, 3-3 घंटे में नारियल पानी, केवल इसी प्रकार के पदार्थ पे रहना चाहिए पहले दिन। दूसरे दिन हम जो है नारियल पानी के 2-3 गिलास हम जो है संतरा, मौसमी, नींबू के रस या चकोतरा इत्यादि के जूस पीकर, और रात को जो है हम खीरा टमाटर खा के पूरा दिन इस प्रकार के भोजन पे रहेंगे तो जो शक्ति हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास भोजन को पचाने में होता वह बच जाता है, और वो जीवनी शक्ति हमारे शरीर को स्वस्थ करने में जो है लग जाती है। तीसरे दिन भी यदि हमारे बुखार इत्यादि में सुधार ना हो तो हमें तीसरे दिन भी 1 या 2 गिलास सुबह नारियल पानी, 1 से 2 गिलास जो है जूस इत्यादि, नींबू पानी वगैरह पी के, और दोपहर के भोजन में केवल खीरा और टमाटर इत्यादि खाकर, और रात तक हमारी तबीयत इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जो है घर का बना हुआ साधारण सात्विक भोजन, कम मसालों और कम घी तेल में बना, हम बड़े ही आसानी से उसको खा सकते हैं और बहुत हल्का और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस तरह से भोजन के सुधार द्वारा आपने किस प्रकार से बड़ी आसानी से तीव्र रोग से मुक्ति पा ली, और यही अज्ञानतावश यदि आप दवाई लेकर और उस स्वच्छता अभियान में बाधक तत्व पैदा करते तो वो रोग जो है आपका धीरे धीरे जो है तीव्र रोग, जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जाता, और आगे चलकर दवाइयों का जो विष आपने अपने अंदर डाला है विकार के रूप में वह और अधिक आपके अंदर के अंगों को नाश करता। यदि हम ये समझ जाएं कि कौन सी स्थिति में हमें किस प्रकार का भोजन करना है, तो हम कोई भी रोग, चाहे वो तीव्र रोग हो, चाहे वो जीर्ण रोग हो, यहाँ तक के प्राकृतिक चिकित्सकों ने ऐसे रोगों जैसे कि कैंसर, या जिसे हर पद्धति ने ला इलाज कह के उनको जो है कह दिया था कि अब तो आप जो है केवल दवाइयों पे ही जीवित रह सकते हैं, ऐसे रोगों में भी, चाहे वो गठिया है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो हृदय के रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है जिसे कहा जाता है कि जीवन भर दवाइयों पर रहना पड़ेगा, ऐसे रोगों में भी भोजन में सुधार करके जो है लोगों को रोग मुक्त करना संभव है। अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा में, क्योंकि मूलभूत सिद्धांत जिसे हमने जाना कि रोग का कारण जो है विजातीय द्रव्य का शरीर में इकट्ठा होना है, तो रोगों को दूर करने के लिए जब ये मल का निष्कासन हो जाए तो रोग का क्योंकि कारण जब दूर हो जाएगा तो रोग स्वतः ही चला जाएगा। तो इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में 5 फोल्ड डाइट जिसे कहते हैं कि हमारा शरीर 5 जो है तत्वों, पंच महाभूतों जिसे कहा गया है ईथर, एयर, फायर, वाटर तथा अर्थ एलिमेंट, क्षिति पावक, जल गगन समीरा, पंच रचित इति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से न केवल हमारा शरीर बना है बल्कि पूरा ब्रह्मांड जो है इन पंच तत्वों द्वारा निर्मित है। और प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है कि इन तत्वों में जब असंतुलन होता है तो रोग पैदा होते हैं, और रोग का निवारण करने के लिए इन्हीं तत्वों का प्रयोग करके साथ साथ जो है रोग का निवारण किया जाता है। तो चलिए इन 5 तत्वों से किस प्रकार से रोग निवारण हम कर पाते हैं,
किस तरह से ये तत्व सहायक होते हैं और किस तरह से इन तत्वों की हम पूर्ति कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आकाश तत्व। आकाश तत्व ये पहला तत्व है सृष्टि की रचना में। ईश्वरीय तत्व द्वारा जो पहले तत्व की रचना हुई वह आकाश तत्व की हुई, और इसे जो है सबसे महान तत्व, जिस प्रकार ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसी प्रकार से इस तत्व को भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन महात्मा गांधी ने भी इस तत्व को सबसे महान तत्व कहा है, और इस तत्व के बगैर हमारा भी जीवन संभव नहीं है, या हमारा होना भी संभव नहीं हो सकता था। तो इस आकाश तत्व में न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने की इसमें काबिलियत है, बल्कि हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी ये तत्व बहुत ही आवश्यक है। अब इस तत्व की प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें भोजन के समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा 2/4 भाग, यानी कि हमारा भोजन करते समय यदि हमें 3 रोटी की भूख है तो हमें 1 रोटी पर ही 2 रोटियों पर ही रुक जाना है, और ताकि हमारा आधा पेट तो जो है ठोस पदार्थ से, 1/4 जल से और 1/4 इस आकाश तत्व के लिए खाली रहे, ताकि जब हमारे भीतर भोजन जाए और साथ साथ पाचक रसों का स्राव हो, तो जब उसका मिलना हो तो वो अच्छी से, जब तक अगर वहाँ पर आकाश तत्व नहीं होगा तो वो उन पाचक रसों का भोजन के साथ मिश्रण संभव ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से एक एक प्रक्रिया हमारे शरीर के भीतर जो है बिना आकाश तत्व के संभव ही नहीं है। जितने भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो आकाश तत्व में ही अपनी जगह पर टिके हुए हैं, और इसी प्रकार से हमारे सभी अंग महत्वपूर्ण जितने हमारे शारीरिक क्रियाकलापों के लिए हैं, वे सभी अपने निर्धारित स्थान पर शरीर के भीतर उस स्पेस में है। हमारी एक एक कोशा के भीतर भी आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट है, और जब हम आवश्यकता से कम खाते हैं तो इस तत्व की प्राप्ति हम कर पाते हैं। अपने जीवन में अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक यदि अपने घरों में भी हम एक एक स्थान पर यदि हम भर भर के सामान रखेंगे, तो हम जो है जो प्राकृतिक जो ऊर्जा है उसका प्रवाह में बाधक डालेंगे और हमारे स्वास्थ्य की भी हानि होगी। तो इसीलिए हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें जो है मटेरियलिस्टिक अप्रोच ना करके मिनिमलिस्टिक लिविंग पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि कम से कम सामान और ज़्यादा से ज़्यादा आकाश तत्व द्वारा हम अपनी वाइटैलिटी को सशक्त कर सकें। इसके साथ साथ अपना पूर्णतः निद्रा अगर हम लेंगे, यदि हमारे जीवन में विश्राम और निद्रा की कमी रहेगी तो इस तत्व की पूर्ति नहीं हो पाएगी और हमें विभिन्न रोगों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है हमें अपने विचारों में हमारे जो तनाव है, आज के आधुनिक युग में तनाव से बचा नहीं जा सकता, किंतु हमें ऐसे साधन जिस प्रकार से ध्यान इत्यादि तथा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके हमें आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करना, तो हम इस आकाश तत्व की पूर्ति कर पाएंगे, ताकि हमारे भीतर जो है जो प्राण ऊर्जा है प्रवाह कर पाएगी और हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकेगी। इसके साथ साथ जब हम वस्त्र भी धारण करें तो बहुत अधिक अगर तंग वस्त्र हम पहनते हैं तो हमारे भीतर जो हमारा जो त्वचा के ऊपर जो रोमकूप है वो सांस नहीं ले पाएंगे और त्वचा के रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पसीना और सारा दिन नमी बनी रहेगी। तो हमें
वस्त्र भी इस तरह से धारण करने हैं जो ढीले हो, जहाँ हवा प्रवेश कर सके, ताकि त्वचा हमारी सांस ले सके। और याद रखिए, जब हमारे शरीर का, मन का, आत्मा का आपस में संतुलन होगा, तभी हम अच्छे स्वास्थ्य के अधिकारी बनेंगे।